नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आप देख रहे हैं SKS वेब न्यूज सेफनी का सच आपके सामने। मैं आपका दोस्त फिरोज मलिक एक बार फिर हाजिर हूँ आपके बीच ये प्रोग्राम लेकर। आज के हमारे प्रोग्राम का नाम है परिचर्चा राजनीति पर। हमारे आज के मुख्य अतिथि हैं राजकीय इंटर कॉलेज के पूर्व प्रवक्ता श्री नंद किशोर दिवाकर जी, जो समाजवादी के एक जुझारू, कर्मठ और ईमानदार कार्यकर्ता हैं। वैसे तो हमारे कार्यक्रम में अन्य दलों के और भी लोग आने थे, लेकिन वे किसी कारणवश नहीं आए, जिसमें हमारे आज प्रबल दावेदारी हमारी सीट पे आने की अमित दिवाकर भाजपा से, शिवसागर भीम आर्मी से और भी भाजपा के कई दिग्गज कार्यकर्ताओं ने अपने आने की मंशा जाहिर की थी। लेकिन पता नहीं ऐसा क्या कारण रहा कि एंड टाइम पर सभी लोग मुकर गए, बोले कि हमें कोई काम है या उल जलूल बहाने बना दिए। खैर कोई बात नहीं, मैं अब आपका तारुफ कराता हूँ हमारे मास्टर साहब का। हमारे मास्टर साहब नंद किशोर जी शाहबाद क्षेत्र के शाहपुर देव के रहने वाले हैं और अपने अध्यापक जीवन काल में बहुत से छात्र और छात्राओं को मार्गदर्शन करते हुए उन्हें उच्च कोटि तक पहुंचाया है। तमाम ही छात्र छात्राएं हमारे मास्टर साहब से प्रेरणा पा करके सफलता के शिखर को पहुंचे हैं। अध्यापक समाज का निर्माता होता है, ये बात हमारे अध्यापक, हमारे गुरुजी ने सार्थक की है। अब चूंकि सेवानिवृत्ति हो गई है, लेकिन मन में वही समाज सेवा का भाव है, तो समाज सेवा कैसे की जाए। तो हमारे गुरुजी ने समाज सेवा करने के लिए राजनीतिक पार्टी समाजवादी को समर्थन दिया और समाजवादी पार्टी के माध्यम से वे क्षेत्र के लोगों की समस्याओं को सुनते हैं और उनका समाधान करने का प्रयास करते हैं। आइए अब जानते हैं उन्हीं की ज़बानी। तो मास्टर साहब, आपका हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। हमारे दर्शक जानना चाहते हैं कि आप राजनीति में क्यों आए। सबसे पहले तो मैं SKS डिबेट के लिए भारतवासियों के लिए और प्रदेशवासियों के लिए राम राम, जय हिंद, नमस्कार, आदाब करता हूँ। राजनीति में मेरा आने का कारण एक बहुत लंबे समय से जागृत था और मैं गवर्नमेंट इंटर कॉलेज में होने के कारण इस चीज़ को पहले से जागृत नहीं कर पाया अपने अंदर। लेकिन मैंने अपने शिक्षण कार्यकाल में भी बच्चों के लिए और समाज के लिए जो सेवा की, जो शिक्षण कार्य किया या उनकी समस्याओं को देखा, उनको भली भांति समझाया और सुलझाया। अब राजनीति में मेरा आने का कारण ये था कि आज तक जो 38 मिनट विधानसभा क्षेत्र है, इसके लिए मेरी नज़र में ऐसा कोई जुझारू, कर्मठ व्यक्ति नहीं मिल पाया जो जनता की समस्याओं के लिए और विधानसभा की समस्याओं के लिए सही ढंग से विधानसभा में उठा सके और उनका समस्या का समाधान करा सके। इस बात को ध्यान में रखते हुए मैंने ये सोचा कि क्यों ना, अब हम सेवानिवृत्त भी हो चुके हैं और इस कार्य के लिए हम, अगर हमारे लिए जनता और पार्टी चाहती है और हमारे लिए अगर सुपर समझती है, तो मैं इस पद पर सेवा करने के लिए तैयार। अच्छा सर, एक चीज़ और जानना चाहते हैं, क्या अभी आगामी विधानसभा चुनाव हमारे उत्तर प्रदेश में होने जा रहे हैं, तो क्या आप उसमें अपने विधायक पद की दावेदारी रखते हैं? हाँ, मैं उस पद के लिए यानी 38 मिनट विधानसभा क्षेत्र के लिए समाजवादी पार्टी से संभावित प्रत्याशी के रूप में हूँ और यदि पार्टी मेरे लिए उचित समझे तो मैं इस पद के लिए दावेदारी प्रस्तुत करता हूँ और तैयार हूँ। बहुत बढ़िया। अच्छा, हम ये जानना चाहते हैं सर आपसे कि आपने अपने अध्यापक जीवन काल में और सेवानिवृत्ति, जैसे आपने बताया कि आप सेवानिवृत्त हो चुके हैं 2019 में,
तो 2021 का हमें समय चल रहा है, 2 वर्ष आपको सेवानिवृत्त हुए हो चुके हैं। अध्यापक काल में और सेवानिवृत्त होने के बाद जो आपने अपना जीवन जिया है, उन दोनों में क्या फ़र्क है? समाज में आपने कौन सी कुरीतियाँ, कौन सी अव्यवस्थाएँ देखी हैं जिनको किस तरह से हम दुरुस्त करा सकते हैं? देखिए, जो मुख्य समस्याएं हैं समाज में, पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि आज के समय में और मैं शिक्षण कार्य में था उस समय में क्या अंतर देख रहा हूँ। जी जी जी। देखिए, शिक्षण कार्य करता था तो मेरा समय बड़ा शांतिपूर्वक व्यतीत होता था जी। लेकिन आज मैं जो देख रहा हूँ, मैंने जब से राजनीति को स्वीकारा है और राजनीति में प्रवेश किया है, मेरा वक्त कट रहा है। और जो अन्य लोगों से मैं जब मालूम करता हूँ जो सेवानिवृत्त हो चुके हैं अन्य पदों से, तो वो ये कहते हैं कि भाई वक्त ही नहीं कटता और क्या करें, जो ऐसा कोई काम नहीं, क्योंकि उनके लिए सुबह अपनी कार्य शैली से मतलब जुड़ना और शाम को घर पे आना या अपने क्वार्टर पर जाना, इस तरह से जो लगा रहता था वो उन लोगों के लिए पर दिनचर्या नहीं हो पा रही है। इसलिए उनका वक्त जो है एक ऐसे समझिए जैसे कि बंद सा गया है, तो स्थिर हो गया हो, स्थिर। अब उस चीज़ को मैंने अपने जो दिल में सोचा है जी, मैंने ये सोचा कि क्यों ना इस वक्त के लिए हम एक अच्छा वक्त करके गुजारें, जो कि एक अगर पार्टी हमारे लिए ये जिम्मेदारी सौंपती है तो मैं मतलब लोगों की समस्याओं को ऐसे सुलझाने के मूड में हूँ जो कि यदि इस क्षेत्र से तहसील स्तर से सुधरे या मतलब जो है जिला स्तर से जो समस्याएं पूरी हों, उनके लिए जिला स्तर से, तहसील स्तर से, थाने स्तर से समस्याओं का हल किया जाए। और यदि कोई इससे भी बड़ी समस्या है तो उसके लिए विधानसभा में ले जा करके सुलझाया जाए। बहुत बढ़िया। मतलब एक चीज़ और हम आपसे जानना चाहते हैं कि आपने इतने सारे दल हैं तो उन सारे दलों को छोड़कर केवल समाजवादी को ही क्यों चुना? देखिए, आज के परिप्रेक्ष्य में मैं जब देख रहा हूँ जी, तो बसपा पार्टी एक कोई कहता है कि ये धन की लक्ष्मी बन के रह गई हैं जी, या ये जातिवाद की मतलब राजनीति करती हैं या पक्षपात की राजनीति करती हैं। ठीक उसी तरह से कांग्रेस एक मतलब डूबता सूर्य है और बीजेपी है, उसमें तो भ्रष्टाचार, जातिवाद, धर्मवाद, कितनी कुरीतियाँ हैं, जिन कुरीतियों से मतलब दलदल है, उस दलदल से व्यक्ति ऐसा फंस गया है कि उसमें से निकालना उसके लिए बड़ा कठिन हो गया है। और समाजवादी जो पार्टी है उसका उद्देश्य, जो नज़रिया है, जिसमें हर धर्म, हर जाति, असहाय, मजदूर, गरीब, हर तरह का व्यक्ति उसमें समावेश है और सभी को साथ लेकर के चलती है, इसलिए हमें समाजवादी पार्टी सबसे सुपर लगी, सबसे अच्छी लगी और इसीलिए हमने इस पार्टी को स्वीकारा। अच्छा सर, एक चीज़ और है, जैसे आपने अभी बताया कि वर्तमान की जो भाजपा सरकार है इसने धर्म को, अंधविश्वास, भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया, लेकिन पार्टी के जो आला अधिकारी हैं, आला कमान हैं, वो ये कहते हैं कि हमने भ्रष्टाचार को कम किया है, काला धन आएगा और जीएसटी वगैरह इस तरह के मुद्दे लगाकर वो दावा करते हैं कि हमने पारदर्शिता लाए हैं। वो दावा करते हैं कि हम पारदर्शिता लाए हैं, चाहे वो किसी भी नियुक्ति की चयन प्रक्रिया हो या कोई भी सरकारी कामकाज हो, उन सब में हम पारदर्शिता लाए हैं। क्या उनकी बातें खोखली हैं या सत्य हैं? आप क्या कहते हैं सर इसके बारे में? देखिए, यहाँ पर आपके कई सवाल बनते हैं। पहली बात तो क्या पार्टी की मतलब नीति जो है वो खोखली है या सही है? जी जी जी, पार्टी की नीति टोटल की टोटल खोखली है जी। अब इसके मैं आपके लिए सबूत दिखाता हूँ। जी जी। जब 2014 में ये सरकार बनी, उस समय इनका इरादा था कि हम 2 करोड़ प्रति वर्ष नौकरियां देंगे। जी बिल्कुल। बिल्कुल कोई नौकरी की मतलब कुछ नहीं हुआ। और इन्होंने ये कहा कि हम काला धन लाएंगे
आज तक काला धन नामालूम कौन से बॉर्डर पर रुक गया है, कौन से बंदरगाह पर रुक गया है, ये आज तक पता ही नहीं चल रहा है। आया या नहीं आया, या घर में रख लिया, या किसी बंदरगाह पर चिपट गया, या मतलब जो है कौन, मैं तो समझ नहीं पा रहा हूँ कहाँ काला धन है। तीसरी बात, मतलब देश में कि हम एक सिर हमारा कोई काटेगा हमारे सैनिक का, जी तो हम 24 सर लाएंगे जी। मैं तो कहता हूं मेरे देश के जो जवान जो सीमा पर लड़ रहे हैं उनके 44 सिर काट लिए, और उसके बाद में शायद 2 भी सिर नहीं आए। और जो बमबारी करी कि हमने सर्जिकल स्ट्राइक करी जी, वो सर्जिकल स्ट्राइक फर्जी दिखाई, उसका आज तक कोई मतलब जांच में कोई प्रकरण नहीं आया जी कि कहाँ हुई कहाँ ना हुई। सवाल ये है कि जब इसके लिए देखो तब इसके अंदर एक भी ठोस कदम नहीं है देश के प्रति, इस सरकार का, इस बीजेपी सरकार का। इसका ये सरकार जो है मोदी जी नहीं चला रहे हैं, इस सरकार के लिए चला रहे हैं उद्योगपति, और उद्योगपतियों की साठगांठ है आरएसएस से, कॉर्पोरेट जगत चला रहा है। तो मतलब आपका कहना यह है कि ये सरकार कॉर्पोरेट जगत चला रहा है। हाँ। तो कॉर्पोरेट जगत से एक सवाल मेरे मन में आता है कि जो हमारे देश में बड़े पैमाने पर निजीकरण किया जा रहा है, तो एक तरह से वो कॉर्पोरेट को ही सौंपा जा रहा है, तो क्या ऐसा करने से हमारे देश का हित है या अहित है? आपका नजरिया क्या कहता है? इसमें हमारे देश का टोटल अहित है, जिसके लिए हम पहले कहते थे कि हमारी सरकारी संपत्ति, जब सरकारी संपत्ति हमारे दूसरों के हाथ में गिरवी रख जाएगी, उसका जब निजीकरण हो जाएगा, तो वो संपत्ति हमारे देश की नहीं होगी, वो राष्ट्र की नहीं होगी, वो संपत्ति उस व्यक्ति की, वो मतलब जो है उस उद्योगपति की होगी, उस मालिक की होगी जो उसके लिए पैसा दे करके खरीदेगा। इसमें रेल विभाग के लिए उन्होंने दे दिया, उड्डयन विभाग के लिए मतलब जो है अडानी अंबानी को दे दिया, और तो और सड़कें तक दे दी। सड़कें आप अंदाजा नहीं लगा सकते, सड़कें दे दी, सड़कें दे दी, बीमा दे दिया, और मतलब बैंकों का निजीकरण कर दिया, और मतलब जो है किसानों के मतलब भूमि का भी निजीकरण करने जा रहे थे, जिसके लिए 10 महीने हो गए मतलब आंदोलन चलते हुए। क्या भारत में मतलब 10 महीने आंदोलन, और आज भी मतलब उसका समापन का कोई उम्मीद नहीं की जा रही है। इस भारतवर्ष में मेरे जीवन का ये आंदोलन, जो कृषि आंदोलन चल रहा है, जो किसानों का आंदोलन चल रहा है जी, ये मतलब जो है दिल्ली बॉर्डर पर जी, ये आज तक के इतिहास में मेरी 64 वर्ष की आज मतलब उम्र हो गई, आजादी से पहले भी नहीं चला है इतना लंबा जी, और आज भी नहीं चला है आजादी के बाद में। अब आप अंदाजा लगाइए कि ये इस सरकार का उद्देश्य क्या है, नजरिया क्या है, वो समझने की बात है। अच्छा सर, कुछ लोग ये कहते हैं कि वे जो बॉर्डर पर बैठे हैं वो दरअसल किसान ही नहीं है। देखिए, तो मतलब वे किसान नहीं तो वे कौन लोग हैं? वो टोटल के टोटल किसान हैं, लेकिन ये देखने वालों का नजरिया है। सवाल ये है कि किसान उनके लिए क्यों नहीं दिखते कि जब वो मतलब अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं जी, तब वो उनके लिए किसान नहीं, किसान नहीं। और जब मतलब हक की लड़ाई नहीं करें, अगर वही राकेश टिकैत या अन्य जी, जो कि किसान यूनियन के अध्यक्ष हैं, और जो किसान यूनियन अन्य यूनियन है, यानी राकेश टिकैत से अन्य जो मतलब यूनियन है, मतलब बहुत यूनियन चल रही है, किसानों से संबंधित बहुत सारी यूनियन हैं, तो उसके लिए एक नाम दिया गया है संयुक्त किसान यूनियन। तो संयुक्त किसान यूनियन का जो मोर्चा है, उस मोर्चा से में कुछ लोगों ने पैसे भी ले लिए हैं, मतलब छोटी छोटी किसान यूनियन। तो अगर इस तरह से जो मतलब जो है जो मुख्य व्यक्ति हैं राकेश टिकैत जी, अगर ये भी पैसा ले लेते दलाली में जी, तो मतलब जो है किसान नहीं, तो ये किसान होते। हाँ, तो किसान तभी किसान होते, जिन्होंने पैसा नहीं लिया तो ये किसान नहीं है, ये चीज़ है। अच्छा, अब जैसे आप बताया आपने कि हम चुनाव लड़ेंगे, यदि पार्टी हमें उस लायक समझती है, हमें टिकट देती है, तब आपकी क्या रणनीति है कि आप किस तरह से चुनाव लड़ेंगे? आपके क्षेत्र के लिए क्या प्लानिंग है? क्या आपसे वोटर आशा रख सकता है? देखिए,
पहले तो अगर पार्टी से मैं ये कहना चाहूँगा कि पार्टी उस व्यक्ति के लिए टिकट दे जो व्यक्ति जिताऊ हो और जिसके लिए जनता ज़्यादा से ज़्यादा चाहती हो। पहले नंबर पे तो मैं ये बात कहूँगा। मैं मतलब इसमें कोई ये नहीं कहना चाहूँगा कि मेरी सिफारिश हो। जी बिल्कुल सही बात है। मैं अगर इस पद के लायक नहीं हूँ जी, अगर मेरे अंदर योग्यता नहीं है, अगर मेरे इस पद के लायक जनता मुझे नहीं चाहती है, यदि मैंने अपने जीवन में कोई भी भ्रष्टाचार, दलाली या बेईमानी या अपने जिस कार्य से जुड़ा था, जैसे मैं शिक्षण कार्य से जुड़ा था, उसमें मैंने कहीं भी दगाबाजी की हो या मतलब जो है नहीं पढ़ाया हो या अपने कार्यों को सही ढंग से निर्वाह नहीं किया हो, तो मेरे लिए अगर मेरे जीवन में कोई भी जरा भी लेस मात्र कमी निकले तो मुझे टिकट ना दिया। नहीं देखिए, ये मेरा चैलेंज है और मैं दावा करता हूँ। आपकी बात सत्य है। हम देखते हैं कि राजनीति में मोस्टली ज़्यादातर समाज का निर्माता अर्थात अध्यापक ही आके अहम भूमिका निभाता है। आप देखें तो माननीय मुलायम सिंह यादव भी अध्यापक रहे हैं जी, हमारे राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी भी अध्यापक रहे हैं। जितने भी सर्वोच्च पदों को सुशोभित किया है हमारे देश के, वो अधिकतर अध्यापक रहे हैं और अध्यापक को द नेशन बिल्डर भी कहा जाता है, राष्ट्र का निर्माता। तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि अध्यापक राष्ट्र का निर्माता होता है और वो शिक्षण कार्य तक भी राष्ट्र का निर्माण करता है और शिक्षण कार्य के पश्चात भी वो अपने राष्ट्र के निर्माण में भागीदारी निभाता रहता है। जैसे कि हमारे गुरुजी आज भी राष्ट्र के निर्माण में अपनी भागीदारी निभा रहे हैं। तो अब बादशाह साहब ने अपने विचार व्यक्त किए। उन्होंने बताया कि हम जमीन पर रहकर काम करना पसंद करेंगे, लोगों से जुड़ना पसंद करेंगे, लोगों के काम सुनेंगे, लोगों की आवाज़ को यहाँ तक हमारे ज़मीनी स्तर पर अगर कोई समस्या सॉल्व हो सकती है तो उसको यहाँ करेंगे, यहाँ नहीं होती है जिला स्तर पे करेंगे, जिला स्तर पे नहीं होती है तो मंडल मुख्यालय पे करेंगे। मतलब समाधान करने से है जहाँ भी समाधान हो। तो अंत में मैं मास्टर साहब से एक बात और पूछना चाहूँगा कि आपको क्षेत्र की जनता क्यों चुने, ऐसा क्या कारण है? क्योंकि समाजवादी से टिकट के आपके अलावा अन्य लोग भी दावेदार हैं, तो आपको क्या लगता है कि उनमें से पार्टी आपको चुनेगी या जो अन्य दावेदार हैं उनको चुनेगी? मतलब देखिए, वैसे तो मैं जहाँ तक मुझे कहना चाहिए और मैं कहना चाहूँगा तो मुझे ही टिकट मिलेगा और मिलना भी चाहिए। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगा जो कि मैंने पहले भी कहा था कि यदि पार्टी मेरे अंदर कोई भी लेस मात्र गलती देखती है या मेरे अंदर कोई दाग देखती है या जनता मेरे अंदर कोई दाग देखती है, तो मेरी सिफारिश जनता ना करे। जी जी। और यदि पार्टी मेरे अंदर मतलब जो है टोटल खूबियां देखती है जी, और ये देखती है कि पार्टी का सत्यनिष्ठा और कर्तव्य परायणता के साथ में जी पालन करूंगा मैं, जी बिल्कुल, तो पार्टी मेरे लिए टिकट दे। और मैं इस बात के लिए आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा, संदेश देना चाहूँगा जी कि मैं यदि ईश्वर ने और पार्टी ने मेरे लिए इस लायक समझा जी जी, और ईश्वर ने मुझे इस पद से नवाजा, तो मैं अपनी पूर्ण योग्यता, सत्यनिष्ठा, कर्तव्य परायणता के साथ में अपने पद का पालन करूंगा। और ये भी वादा करता हूं कि मैं अपने जीवन में पैसा कमाने के लिए नहीं, भ्रष्टाचार के लिए नहीं, बल्कि जनता की सेवा के लिए, जो जनता ये कहे जी कि भविष्य में मेरे मरने के बाद में भविष्य में ये जनता कहे कि भाई ऐसा विधायक हमने नहीं देखा। जैसे कि मतलब कबीर जी ने कहा था जी कि कबीर सोता क्या करे काहे देख न जात, और जाके संग से बिछुड़िया ताही के संग लाग। तो मेरा कहने का तो मतलब ये है कि मैं ऐसा करना चाहता हूँ कि जनता मेरे लिए मरने के बाद में भी याद करे। जैसे कि एक कबीर जी ने दोहा और लिखा था, जी जी बिल्कुल, कि कबरा जब पैदा हुए जग हंसा हम रोए, जग हंसा हम रोए, कबरा जब पैदा हुए जग हंसा हम रोए, अब तुम ऐसा कर चलो हम मरे जग रोए। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर इस पद पे भी मैं आया और पद पे आने के बाद में मेरी कोई पहचान नहीं बनी और जनता ने मेरे लिए
याद नहीं किया जी जी जी, तो ऐसा मेरे पद पर पहुंचना बेकार है, निरर्थक है। निरर्थक। जी बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब नंदकिशोर जी, आपने हमारे चैनल को वक्त दिया। और दर्शकों, आप सभी से अब वक्त आ गया है विदा लेने का, लेकिन जाते जाते मैं एक बात कहना चाहूँगा कि हमारे जो मास्टर नंदकिशोर साहब हैं, यदि कोई भी किसी भी पार्टी का कोई वक्ता अगर मास्टर साहब के साथ वार्तालाप करना चाहता है तो आपका स्वागत है, खुले मंच पर आप आ सकते हैं। इसी के साथ हमारा आज का ये प्रोग्राम समाप्त होता है। दोस्तों, आपको हमारा आज का ये वीडियो कैसे लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं, लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। इसी के साथ मैं आपका दोस्त फिरोज मलिक अपनी बात को ख़त्म करता हूं। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मेरे लिए इस डिबेट में बुलाया, और बहुत बहुत शुक्रिया। सभी जनता के लिए भी मैं नमस्कार करता हूं जो कि मेरे लिए